गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम ज्योग्राफी का सेकंड लेसन की सेकंड वीडियो जो हम बना रहे हैं और इस लेसन के अंदर जो है हम पृथ्वी जो विश्व की जो जनसंख्या के जो परिवर्तन के 3 घटक है उनके बारे में हम करेंगे। जैसे कि जो हमारे जन्म दर है, मृत्यु दर है या प्रवास है, तो ये जो जनसंख्या के परिवर्तन के जो 3 मुख्य घटक हैं और आज जो हम इन्हीं के बारे में जो है हम विस्तार से जानेंगे। देखो, जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है। अब ये सोचो परिवर्तन होता कैसे है। तो 3 ही कारण हो सकते हैं इसके। एक तो जन्म, यानी अगर मान लो जन्म से होते हैं, जन्म बढ़ते जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ सकती है, जन्म कम होंगे तो जनसंख्या घट सकती है, इस तरीके से। मृत्यु, मृत्यु कम ज्यादा होगी तो जनसंख्या प्रभावित होगी। ठीक है। प्रवास, जन्म और मृत्यु तो नेचुरल है, प्रवास भी एक कारण है। क्योंकि मान लो एक देश है, उस देश में केवल उसी देश के लोग नहीं रहते बल्कि बाहर से आए हुए लोग भी रहते हैं और उस देश के लोग भी बाहर जाके बसते हैं, यानी प्रवास भी होता है। तो ये 3 कारण है, आपको याद रखना। पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। पूछ लेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताओ, आपको बस इतना बताना है, जन्म मृत्यु प्रवास, खत्म यहाँ पे। लेकिन आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ रहे हैं तो हमें याद है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं इन चीजों को। अशोधित जन्म दर देख लो, इसका फॉर्मूला होता है। अशोधित मृत्यु दर क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें। प्रवास इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्रवास बता देता हूं। प्रवास से क्वेश्चन आता है पेपर में, ज्यादातर पूछते हैं। प्रवास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो। जब हम एक जगह से दूसरी जगह में जाके बस जाते हैं तो ये प्रवास कहलाता है। ये प्रवास हो सकता है कि हम देश के अंदर भी करें, हो सकता है हम देश के बाहर भी करें, यानी हम भारत छोड़ के किसी और देश में बस जाएं, या फिर हम भारत में ही किसी राज्यों में घूमते रह जाएं। ठीक है, कहीं और जाके बस जाएं। तो 2 तरीके से हो सकता है, राष्ट्रीय लेवल पे कह लो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो हम इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात करें, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, यानी लोग जहाँ से गमन करते हैं, चलते हैं। मान लो भाई मैं यूपी से चला और मैं दिल्ली में आके बस गया, तो मैं जहां से चला हूं यूपी से, तो ये मेरा हो जाएगा उद्गमन, जहां से मैंने गमन करा है, चलना शुरू करा है। और जहां पे मैं आके बस गया हूं, ये हो जाएगा मेरा गंतव्य। गंतव्य को इंग्लिश में बोलते हैं डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि ये बार बार पढ़ने की जरूरत है, एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जो है उद्गमन स्थान, जहां से हम चलते हैं और जहां पे पहुंच जाते हैं, जहां पे बस जाते हैं, वो गंतव्य होता है। उद्गमन स्थान से क्या होता है, उद्गमन स्थान में ये पता लगता है कि वहां से जनसंख्या कम हो गई है। क्योंकि यूपी से अगर मैं आया हूँ दिल्ली, तो यूपी में जनसंख्या कम हो गई है और दिल्ली में जहां पे मैं पहुंचा हूं वहां पे जनसंख्या बढ़ गई है। तो इस तरीके से जहां पे हम जाते हैं वहां पे जनसंख्या बढ़ जाती है और जहां से हम आते हैं वहां पे जनसंख्या घट जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में देखा जाता है। कि मतलब एक ये नेचुरल तरीका हो गया आज के टाइम पे कि प्रवास से भी मतलब जनसंख्या घटती और बढ़ती है। अब प्रवास देखो क्या होता है, प्रवास स्थायी भी हो सकता है, परमानेंट हम बस गए। मान लो मैं एक जगह से दूसरी जगह जाके, मान लो कि मैं दिल्ली से जाके पंजाब में बस गया हूं, मैं परमानेंट पंजाब में रहने लग गया हूं, परमानेंट अब मैं वहीं रहूंगा, तो ये स्थायी हो गया। और मान लो अगर मैं दिल्ली से जाके फिर मैं बस जाता हूँ मध्य प्रदेश में और मैं खाली 6 महीने साल भर के लिए आया हूँ, तो ये टेम्परेरी हो जाएगा, यानी स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, या मौसमी। कुछ लोग मौसमी प्रवास करते हैं, यानी कुछ मौसम विशेष में जाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गांव में रहता है, उसको सफेदी करना आता है, तो वो सोचेगा दिवाली वगैरह में चला जाता हूँ शहर में, क्योंकि दिवाली वगैरह से पहले इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वहाँ पे 2-4 दिन महीने भर रहेगा और काम करेगा और उसके बाद यहाँ से पैसे कमा के वापस चला जाएगा। तो इस तरीके के प्रवास मौसमी प्रवास हो सकते हैं। ठीक है, ये गाँव से गाँव में भी हो सकते हैं, हो सकता है गांव से दूसरे गांव में, गांव से शहर में भी हो सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी हो सकते हैं, और शहर से गांव में भी हो सकते हैं। प्रवास तो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप्रवास की और उत्प्रवास की। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, दोनों प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास में से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में छोटा सा। देखो, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं, किसी नए स्थान पर चले जाएं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें बस 2 लाइन लिख लेनी और याद कर लेना है, कुछ समझने और सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आता है, हमको खाली ये लिख के याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने यहीं पे लिखते जा रहा हूँ। प्रवास के ना कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ प्रतिकर्ष कारक हो सकते हैं, कुछ अपकर्ष कारक हो सकते हैं। अब प्रतिकर्ष कारण क्या होता है, प्रतिकर्ष कारण होता है नेगेटिव, और ये जो अपकर्ष कारक होता है ये होता है पॉजिटिव। नेगेटिव, मान लो कि
कहीं पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रहन सहन की सुविधाएं अच्छी नहीं है, राजनीतिक उपद्रव है, जलवायु अच्छी नहीं है, प्राकृतिक विपदाएं बहुत हैं, महामारी, बीमारी, पिछड़ापन, ये सब है। इसके कारण हमको मतलब वहां पे रहा नहीं जाएगा हमसे, हम उस जगह को छोड़ के भागेंगे दूसरी तरफ। तो इस कारण से हम भाग रहे हैं। मान लो हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण दूसरी जगह में जाके बस रहे हैं, वहां पे हमें रोजगार मिलेगा, तो ये प्रतिकर्ष कारक है। मान लो हम यहाँ पे रहने, हमें यहाँ पे रहने की सुविधाएं अच्छी नहीं, हम कहीं दूसरी जगह जाके बसते हैं, वहाँ पे सुविधाएं अच्छी है, तो ये हो जाएगा प्रतिकर्ष कारक। मान लो यहाँ पे राजनीतिक उपद्रव है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, इस कारण हम भाग रहे हैं दूसरी जगह, तो ये हो जाएगा राजनीतिक उपद्रव, ये भी एक प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। प्राकृतिक विपदाएं, इनमें से कोई भी कारण है तो हम प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक जहाँ पे मतलब अच्छा हो, पॉजिटिव, यानी बेहतर सुविधाएं हो, रहन सहन के लिए अच्छी दशाएं हो, शांति हो, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, जलवायु, ये सारी सुविधाएं मिल रही हो, तो वो हो जाएगा हमारे लिए अच्छा कारक। इसीलिए इसको हम अपकर्ष कारक बोल सकते हैं, या फिर हम इसको पॉजिटिव, सकारात्मक भी बोल सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से देखो आप उसे लिख सकते हो। अब एक चीज देख लेते हैं दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। आपको पता है कि मतलब पृथ्वी पर जनसंख्या 600 करोड़ पहुंचने में शताब्दियां लग गई, कई मतलब सैकड़ों साल लग गए, तब जाके 600 करोड़ जनसंख्या हो पाई। यानी जनसंख्या बहुत धीरे 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 बढ़ रही थी। लेकिन कुछ 100 वर्षों में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जनसंख्या जो थी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई, आश्चर्यजनक दर से बढ़ गई। तो इससे सभी हैरान थे। और आपको पता है कि चाइना और भारत, कितनी ज्यादा जनसंख्या इनकी। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे किसी राज्य से भी छोटी जनसंख्या है उनकी। तो ये है। तो आप ये याद रखना, इसे आप पढ़ोगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा कि कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ी है और कहाँ कहाँ से जनसंख्या बढ़ी है। तो आप इसे पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, आसान है, कुछ नहीं है। मैं चलता हूँ सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। यहाँ से हमें देखना था, देखो 10,000 ईसा पूर्व 50 लाख, ठीक है। बात करें आगे 1650 ईस्वी 50 करोड़ जनसंख्या, 1850 100 करोड़, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ रही थी। 1930 से 1975 के बीच में 200 से 400 हुई है, दुगनी हुई है। 1850 से 1930 के बीच में 100 से 200 करोड़ हो गई है, दुगनी हुई है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि बाद में कि कुछ सालों में ही जनसंख्या अचानक से बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये आपको आंकड़े देखने हैं और बस हो जाएगा यहाँ से आपका टॉपिक। क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से ज़्यादा, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। यानी विकासशील देशों में ना विकासशील देशों में जनसंख्या, आपको पता होगा, एक तरह से हम देखें विकसित और विकासशील देशों की बात करें तो जनसंख्या जो है विकसित देशों में कम होती है और विकासशील देशों में ज़्यादा होती है। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पे क्या होता है, लोगों में जानकारी कम होती है, जागरूकता कम होती है, या XYZ और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जनसंख्या जब बढ़ती है ना तो समस्या क्या आती है, हमको ये देखना है कि जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। वो समस्या कौन सी है? सबसे पहली समस्या है कि संसाधनों का ह्रास होता है। यानी जो संसाधन है वो लिमिटेड है, लोग बढ़ जाएंगे, संसाधन थोड़ी ना बढ़ जाएंगे। संसाधन क्या होंगे? संसाधन घटेंगे। जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आपको पता है पानी है वो पीने योग्य पानी सीमित है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो वाटर लेवल जो है वो घटता जा रहा है। जो भूमि का जल स्तर है वो नीचे नीचे धीरे धीरे गिरता जा रहा है, यानी संसाधन कम हो रहे हैं। आप सुनते हो कि पेट्रोल कम यूज करना चाहिए, पेट्रोल से ये नुकसान है वो नुकसान है, ऐसे बताते ना, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो अगली पीढ़ी को नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से संसाधन जो है वो कम है, लेकिन लोग जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे, ये सबसे बड़ा नुकसान है। फिर इसके बाद HIV, एड्स और ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैलेंगी, ठीक है, और ये इससे मृत्यु दर बढ़ेगी। और ये सारी चीजें ज्यादातर पता है कहाँ पे होती है? ये होती है विकासशील देशों में, क्योंकि विकसित देशों के पास समझदारी होती है, विकसित देशों के पास टेक्नोलॉजी होती है, जागरूकता होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जो विकासशील देश होते हैं इनके पास ये चीजें नहीं होती है। तो यही है हमारा क्वेश्चन, जनआंकिकीय संक्रमण। जनआंकिकीय संक्रमण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था
क्वेश्चन के बाद जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनांकीय संक्रमण जो टॉपिक है ये देखो भाई, जनांकीय संक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। तो इसमें होता क्या है आपको पता होगा कि मतलब जैसे जैसे मतलब लोग जागरूक होते हैं, लोग शिक्षित होते हैं, उनके पास सुविधाएं आती है, वैसे वैसे क्या होता है उनके जो मतलब जन्म दर वगैरह है उस पर असर पड़ने लग जाता है। आप देखते हो कि विकसित देश है, वहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे अच्छा पैसा है, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ पे अच्छी चिकित्सा है, वहाँ पे अच्छी शिक्षा है, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या है, कम है। वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर भी क्या है, कमी है। वहाँ पे मतलब बैलेंस में है सब कुछ। लेकिन जो विकासशील देश है यहाँ पे ना तो अच्छी शिक्षा है, ना तो अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना ही अच्छी सुविधाएं हैं, और यहाँ पे जन्म दर मृत्यु दर भी ज्यादा है और यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा है। तो यही बताया गया जनांकीय संक्रमण में। देखो कैसे होता है फर्क। ये सिद्धांत हमें बताता है कि समाज जैसे ही समाज मतलब ग्रामीण खेतीहर समाज से शिक्षित अवस्था में उन्नति करके, यानी जो पहले गांव वाला समाज था खेती करता था, अब वो अशिक्षित अवस्था से, यानी अशिक्षित आप जानते हो जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बन जाता है। यानी कि अब वो खेती और ग्रामीण व्यवस्था को छोड़कर नगरीय व्यवस्था में आ रहा है, साक्षर बन रहा है, पढ़ा लिखा हो रहा है और औद्योगिक कामों में जुड़ रहा है। वैसे ही क्या होता है, किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाती है। यही होता है विकसित और विकासशील देशों में। विकसित देश और विकासशील देश में यही फर्क है। विकसित देश में भी कुछ ऐसा ही है कि वहां पे सब कुछ सुविधाएं आ चुकी है, तो वहां पे क्या है, जन्म दर मृत्यु दर बदल रही है। यहाँ पे सुविधाएं नहीं है तो यहाँ पे वैसा ही है। तो जैसे ही मतलब गाँव, यहाँ पे गाँव वाली व्यवस्था को छोड़कर शिक्षा लेकर उद्योगों की तरफ आकर्षित होते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाती है उनके पास, वैसे ही जन्म दर और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को जनांकीय चक्र कहा जाता है। और आप जो दूसरी वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है क्वेश्चन आंसर के रूप में, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, आप पढ़ के समझ जाओगे। ये देखो ग्रामीण खेतीहर समाज था, अब ये क्या हो गया, नगरीय और औद्योगिक बन गया है। ठीक है, अब इसमें ना कुछ स्टेप होती है। अब आप एक चीज याद रखना कि ये जो होता है ना, ये एकदम से नहीं हो पाता। ये नहीं कि आज मतलब आप गए यहाँ पे ग्रामीण समाज था और आप एक साल बाद जा रहे हो तो वो मतलब औद्योगिक समाज हो गया। इतनी जल्दी नहीं बदलाव होगा, इसमें काफी समय लगेगा और स्टेप वाइज स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ, इस तरीके से चलता है ये काम। तो देखो पहली अवस्था यानी प्रथम स्टेप जो है वो क्या है, प्रथम अवस्था में क्या होता है, उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता होती है। यानी जो जन्म दर, जो जन्म होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं और जो मृत्यु होती है वो भी ज्यादा होती है। यहाँ पे लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक होती है। मतलब यहाँ पे पता है लोग महामारी और भोजन की कमी से भी अधिक मरते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। अधिकांश लोग खेती में काम, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो खेती का काम करते हैं, जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। यहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा होती है वो नॉर्मल होती है, निम्न होती है। अधिकांश लोग यहाँ पे क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते ना। पहली अवस्था है, सुधार आएगा दूसरी और फिर तीसरी और फिर आगे बढ़कर, एकदम से सुधार नहीं आएगा। तो पहली अवस्था में क्या है, पहली अवस्था में प्रजनन भी ज्यादा हो रहा है, यानी जन्म भी ज्यादा हो रहा है, मृत्यु भी ज्यादा हो रही है, लोग महामारी से मर रहे हैं, लोग भोजन की कमी से मर रहे हैं। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीमी है, लोग जो है खेती वाले काम में लग रहे हैं, लोग के पास पैसा ज्यादा नहीं है, लोगों के पास समझदारी ज्यादा नहीं है, लोगों के पास शिक्षा भी नहीं है। तो ऐसा है। 200 वर्ष पहले विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव आया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रजननशीलता, यानी शुरू में प्रजननशीलता जो है, बच्चे जो है वो ज्यादा होंगे, यानी प्रजननशीलता ज्यादा रहेगी, किंतु ये समय के साथ धीरे धीरे घटेगी। यानी धीरे धीरे ये क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, यानी जब मृत्यु दर कम होती है उसके साथ आएगी। और यहाँ पे क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी जो दशाएं हैं उसमें धीरे धीरे सुधार होने लग जाएगा। और जो मृत्यु दर यानी मरमता यानी मृत्यु की जो दर होती है उसमें भी कमी आने लग जाएगी। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होगा। तो ये जो दूसरी अवस्था है, यहाँ पे पहली अवस्था से थोड़ा सा सुधार हो गया। अब बात कर लेते हैं लास्ट अवस्था की, तीसरी थर्ड अवस्था। यहाँ पे क्या है, अंतिम अवस्था में यहाँ पे प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों ही घट जाएंगी। यानी जो प्रजनन बहुत ज्यादा हो रहा था,
मृत्युता ज्यादा हो रहा था वो क्या हो गया, अब यहाँ पे घट गया है, कम हो गया है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाएगी, यानी मतलब बिल्कुल रुक जाएगी, स्थिर फिक्स हो जाएगी, या फिर बहुत धीमी गति से बढ़ेगी, बहुत आराम आराम से बढ़ेगी जनसंख्या। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, जहाँ पे जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है वहाँ पे अपने आप ही सुधार आने लग जाता है। इनके पास अब तकनीकी ज्ञान हो जाएगा, जागरूकता हो जाएगी, इन विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। आपको पता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं उनकी जो जनसंख्या होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। अब मेन बात है कि उनके पास भाई अपनी जिंदगी में अब पढ़े लिखे हैं और बहुत सारे कामों में इतने ज्यादा बिजी हैं, लेकिन जो गरीब होता है, मजदूर होता है, उसके घर की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम बहुत होता है, उसके पास जागरूकता कम होती है। तो कुछ लोगों ने मनोरंजन का साधन भी बना रखा है ये सब, तो इसलिए भी हो जाता है ऐसा। तो ये रीजन हो सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे आपको तीनों स्टेप बताई, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट में क्या था दोस्तों? फर्स्ट में सब कुछ बेकार था, ज़्यादा जन्म हो रहे थे, ज़्यादा मृत्यु हो रही थी, गरीबी थी, बेरोजगारी, और ये मतलब ग्रामीण समाज था, जागरूकता कम थी, पढ़े लिखे नहीं थे, ये सब था। दूसरे में क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब जन्म दर तो ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा, सुधार होने लगा, चिकित्सा सुविधाएं होने लगी, साक्षरता दर भी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। लेकिन जो थर्ड स्टेप आई उसमें सब कुछ, जन्म दर भी घट गई, मृत्यु दर भी घट गई, जनसंख्या वृद्धि भी स्थिर हो गई, बहुत सारे बदलाव हो गए। तो ये हो जाता है दोस्तों जनांकीय संक्रमण और इसके तीनों स्टेप। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, लास्ट टॉपिक है और यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म। जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अब ये मतलब इसके उपाय क्या है, कैसे कम किया जा सकता है? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि जो पति पत्नी होते हैं, इन्हीं से बच्चे होते हैं, तो पति पत्नी को क्या करना, जागरूक करना। यानी सरकार बहुत सारी परिवार नियोजन पॉलिसी लाती है, हॉस्पिटलों में और डॉक्टर वगैरह इनको जागरूकता फैलाते हैं, ताकि इनसे क्या हो जाए, मतलब ये जो इन सारी चीज़ों पे लगाम लगाई जा सके जनसंख्या की वृद्धि दर पे। परिवार नियोजन हो सकता है बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनमें डिफरेंस रखना, कि आपने देखोगे कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के जो मतलब जन्म दर, जो मतलब टाइम है, उसमें लगभग 2.5 साल का गैप देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। 2.5 साल का गैप देना चाहिए, ये एक मतलब सही अवस्था होती है। लेकिन जहाँ पे जागरूकता नहीं है वहाँ पे ऐसे हो जाते हैं कि पहले साल एक बच्चा हो गया, अगले साल फिर से एक बच्चा हो गया, अगले साल फिर से एक बच्चा हो गया, यानी मतलब इतने सारे जो बच्चे लगातार होते जाते हैं क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं है। और परिवार नियोजन में यही बताया जाता है कि किस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं इन सब चीज़ों पे। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर भूमिका निभाती है। प्रचार, गर्भ निरोधक सुगम उपलब्धता बड़े परिवारों के लिए। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत जागरूकता फैलाई जाती है, गर्भ निरोधक के बहुत सारे बताए जाते हैं, जैसे कॉन्डम हो जाएगा या फिर कुछ दवाइयाँ हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी गर्भ निरोधक को रोकने के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो बस इतना ही काफ़ी है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा इन सब चीज़ों पे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो गया है और आप